विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन। सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं कई विधेयक। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष कर सकता है हंगामा। कई विधेयकों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के बाद राज्य को मिलने वाली है बड़ी राहत। 30,000 करोड़ का होगा निवेश। 2027 तक पर्यटन व उद्योग से मिलेंगे 20 लाख रोजगार। बुधवार देर रात तक चला सदन। पेश हुए 5 विधेयकों में से 4 विधेयकों को देर रात तक चली कार्यवाही के दौरान बिना चर्चा के कर दिया गया पारित। पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त के जरिए उत्तराखंड के 7 लाख किसानों के खाते में पहुंचेंगे 174.65 करोड़ रुपए। कृषि मंत्री ने दी जानकारी। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान सदन में गूंजा मानव वन्य जीव संघर्ष का मुद्दा। 7 साल में 445 की मौत। कांग्रेस विधायक ने उठाया मुद्दा। बर्फबारी के बाद औली में दिखाई दे रहा खूबसूरत नजारा। 5 फीट बर्फ से पटा बद्रीनाथ हाईवे। बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। कारोबारियों के भी खिले चेहरे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर, जहां उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन है, जिसमें सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में सदन की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और इस बार भी सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज चौथा दिन है और हंगामा मुमकिन है। इसी पर करेंगे चर्चा और इसके लिए हमारे साथ लोग भी जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे देते हैं जहां पर उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। खबर राजधानी देहरादून से, जहां उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही और विभागवार अनुदान मांगों पर की जाएगी चर्चा। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन आज सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। विभागवार अनुदान मांगों पर की जाएगी चर्चा और सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन आज सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। विभागवार अनुदान मांगों पर की जाएगी चर्चा। सत्र के हंगामेदार रहने के भी जताए जा रहे हैं आसार। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन आज सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। विभागवार अनुदान मांगों पर की जाएगी चर्चा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। देहरादून से संवाददाता अंकित काला जुड़े हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से बजट सत्र का आज चौथा दिन है और आज भी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं सत्र का, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? क्या आज किन किन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है विशेष रूप से? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्रवाई में प्रतिभाग करेंगे और आज भी जो है सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि कल देर रात सत्र चला है और आपने देखा कि किस तरीके से विपक्ष ने कल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरा है। इसके अलावा आज की अगर हम बात करते हैं तो राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और इसके अलावा गैरसैंण में सत्र न कराए जाने, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कि जिसको लेकर के विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा। बजट सत्र की बात करें तो सरकार आज जो विभागवार जो बजट है, जो विभागों को आवंटित किया जाना है उस पर चर्चा करेगी और हमें लगता है कि संभवतः देर शाम तक अनिश्चित काल के लिए सरकार जो है बजट को भी स्थगित कर सकती है बजट सत्र को, क्योंकि अब बहुत ज्यादा बिजनेस सरकार के पास नहीं है। बजट सत्र की अगर हम बात करते हैं तो सरकार ने 26 तारीख से लेकर के 1 मार्च तक बजट सत्र बुलाया था
अवंतिका, और इसमें 1 मार्च को जो है वैसे कार्यक्रम के मुताबिक 1 मार्च को बजट पर चर्चा के बाद इसे पारित कराया जाएगा। लेकिन जिस तरीके का अनुमान है इसके मुताबिक आज कहीं ना कहीं देर शाम तक अनिश्चित काल के लिए सत्र को स्थगित भी किया जा सकता है। कल की अगर हम बात करते हैं तो बजट को पारित कराना है, इसके अलावा जो विधायी कार्य हैं वो होने हैं। आज की अगर हम बात करते हैं तो आज प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक है वो सवाल जवाब करेंगे। विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को लेकर के काम रोको को प्रस्ताव लाया जाएगा, और इसके बाद जो विभागवार जो बजट है उसमें चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कल आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है, इस आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर भी विपक्ष की ओर से कहीं ना कहीं सवाल उठाए जाएंगे। तो आज बजट सत्र का चौथा दिन है और निश्चित ही देखना होगा कि क्या देर शाम तक सरकार अनिश्चितकाल के लिए सत्र को स्थगित करती है या नहीं करती है, और विपक्ष की क्या कुछ रणनीति रहती है, इस पर सबकी निगाह रहेगी। लेकिन आज भी सत्र के हंगामेदार रहने के बेहद आसार हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से आज चौथा दिन है और 1 मार्च तक चलेगा सत्र, और आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं हंगामेदार रहने के आसार तो जताए जा रहे हैं। वहीं लगातार विपक्ष जो है वो भी सत्ता पक्ष से सत्र को थोड़ा लंबा चलाने की मांग कर रहा है। तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि आज भी इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के भी हंगामा खड़ा कर सकता है? देखिए, विपक्ष की तरफ से इस बजट सत्र को 2 सप्ताह तक चलाने की मांग की गई है अवंतिका, और सरकार की तरफ से 26 से लेकर के 1 मार्च तक इस बजट का सत्र का जो कार्यक्रम है वो निर्धारित किया गया है। सरकार का ये कहना है कि जो भी विपक्ष के सवाल हैं वो इस दौरान उठाए जाए और सरकार उस पर जवाब देने का कार्य करेगी। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इस तरीके की बातें सरकार कहती भी नजर आ रही है। लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो परिस्थितियां इसी तरीके की बन रही, क्योंकि कल आपने देखा कि कल देर रात तक सत्र चला है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा हो सकती है कि सरकार जल्द से जल्द इन विधायी कार्यों को पूरा करके आज कहीं ना कहीं सत्र का जो है वो वाइंड अप करने की स्थिति में हो। तो जिस तरीके के इस समय परिस्थितियां हैं, ऐसा माना जा रहा है कि सत्र 5 दिन के बजाय 4 दिन में ही संपन्न हो जाए। चूंकि विपक्ष की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से जो सवाल पूछे जाने हैं अधिकांश को पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो विधायी कार्य होने हैं उन विधायी कार्य को भी करीब करीब संपन्न कर लिया गया है। इसमें मसलन विशेषकर जो बजट लाना था उस बजट को भी सरकार ने पेश कर दिया है। इसके अलावा उस पर आज चर्चा होगी, विभागों के बजटों पर चर्चा होगी। तो इसके बाद बहुत ज्यादा जो काम है वो दूसरे दिन तक संचालित करने के लिए बचता नहीं है। तो ऐसे में सरकार इस सत्र को भी कहीं ना कहीं आज समाप्त करने की कोशिश करेगी, और यदि ऐसा होता है तो विपक्ष की तरफ से सवाल सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जाएंगे। क्योंकि विपक्ष एक तरफ जहां 2 सप्ताह तक सत्र चलाने की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार जो है वो मात्र 4 से 5 दिनों में ही सत्र को स्थगित कर रही है। तो विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचने के लिए जनहित से जुड़े मुद्दे सदन में ना उठे। इसको देखते हुए सरकार जो है सत्र की अवधि को बेहद छोटा रख रही है। तो कहीं ना कहीं आज इस मुद्दे पर भी हंगामा हो सकता है। बहरहाल अब से थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई शुरू होगी, तो उसमें देखना होगा कि क्या कुछ विधायी कार्य सरकार की तरफ से किए जाते हैं और प्रश्नकाल के दौरान क्या कुछ सवाल जो है वो उठते हैं, जिस पर कि मंत्री क्या कुछ जवाब देते हैं, इस पर भी निगाह बनी रहेगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आज की कार्यवाही देखने वाली बात होगी कि आखिर जो हंगामेदार रहने वाला है विपक्ष और किन किन मुद्दों को लेकर के विशेष रूप से सत्ता पक्ष को घेर सकता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अंकित आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज उत्तराखंड विधानसभा सत्र का चौथा दिन है और आज भी सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। जहां पर विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर अड़ा हुआ है तो वहीं सत्ता पक्ष भी अपने मुद्दों पर कायम है। वहीं आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में 2 मार्च को जेपी नड्डा का दौरा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर किया जाएगा दौरा। हल्द्वानी में कुमाऊं क्लस्टर सम्मेलन में शामिल होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। रायवाला में चुनाव प्रबंधन की बैठक में शामिल होंगे और देहरादून में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड में 2 मार्च को पहुंचेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उत्तराखंड में 2 मार्च को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 मार्च को जेपी नड्डा का दौरा, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगे दौरा।
और हल्द्वानी में कुमाऊं क्लस्टर सम्मेलन में होंगे शामिल। रायवाला में चुनाव प्रबंधन की बैठक में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर किया जाएगा दौरा। हल्द्वानी में कुमाऊं क्लस्टर सम्मेलन में शामिल होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। रायवाला में चुनाव प्रबंधन की बैठक में होंगे शामिल। देहरादून में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में 2 मार्च को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे दौरा। हल्द्वानी में कुमाऊं क्लस्टर सम्मेलन में होंगे शामिल। रायवाला में चुनाव प्रबंधन की बैठक में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर किया जाएगा दौरा। हल्द्वानी में कुमाऊं क्लस्टर सम्मेलन में शामिल होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। रायवाला में चुनाव प्रबंधन की बैठक में होंगे शामिल। देहरादून में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। उत्तराखंड में 2 मार्च को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा है, जहां पर वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दौरा करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं जिनमें शामिल होंगे, जैसे कि हल्द्वानी में कुमाऊं क्लस्टर सम्मेलन में शामिल होंगे और इसके अलावा रायवाला में चुनाव प्रबंधन की बैठक में शामिल होंगे। वहीं बता दें कि बीजेपी जल्द प्रत्याशियों के नामों का करेगी ऐलान। एक साथ 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी होंगे घोषित। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व ने सीएम धामी से लिया फीडबैक। आज दिल्ली में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की होगी बैठक। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व ने सीएम धामी से लिया फीडबैक। आज दिल्ली में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की होगी बैठक। बीजेपी जल्द प्रत्याशियों का नाम करेगी घोषित। एक साथ 5 लोकसभा सीटों पर आज घोषित कर दिए जाएंगे। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व ने सीएम धामी से फीडबैक लिया है और आज दिल्ली में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी होगी। बीजेपी जल्द प्रत्याशियों के नामों का करेगी ऐलान। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व ने सीएम धामी से लिया फीडबैक। खबर जोशीमठ से बता दें, जहां पर लगातार बर्फबारी से औली में भारी मात्रा में जमी बर्फ। लगातार बर्फबारी से औली में जमी बर्फ। बर्फबारी के बाद पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे। बर्फबारी से पर्यटन कारोबारियों के भी चेहरे खिले। दिन भर धूप खिलने से लोगों को ठंड से मिली राहत। बर्फबारी के बाद पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे। बर्फबारी से पर्यटन कारोबारियों के भी खिल रहे हैं चेहरे। दिन भर धूप खिलने से लोगों को ठंड से मिली राहत। ग्रामीण क्षेत्रों में जमी बर्फ भी धूप खिलने के बाद पिघली। लगातार बर्फबारी से औली में भारी मात्रा में जमी बर्फ। बर्फबारी के बाद पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे। बर्फबारी से पर्यटन कारोबारियों के भी चेहरे खिले। वहीं लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चल रही है चेकिंग। पुलिस ने कार से 30 लाख रुपए किए नगद बरामद। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चल रही है चेकिंग। पुलिस ने कार से 30 लाख रुपए नगद किए बरामद। दिल्ली से देहरादून लाई जा रही थी बरामद रकम।
कार सवारों ने नहीं दिया कोई संतोषजनक जवाब। दिल्ली से देहरादून लाई जा रही थी बरामद रकम। कार सवारों ने नहीं दिया कोई संतोषजनक जवाब। पुलिस ने रकम को सीज कर आयकर विभाग को किया सूचित। आयकर विभाग अब इस पूरे मामले की करेगा जांच। खबर राजधानी देहरादून से, जहां पर लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चल रही है चेकिंग। पुलिस ने कार से 30 लाख रुपए नकद किए बरामद। दिल्ली से देहरादून लाई जा रही थी बरामद रकम। बताया जा रहा है कि दिल्ली से देहरादून की ओर ये बरामद रकम लाई जा रही थी, जिसके बाद पूछताछ करने पर कार सवारों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस ने बरामद की गई रकम को सीज कर दिया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रामनगर से बता देते हैं, जहां पर पूरे प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने सरकार पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले डालकर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। और इसी को लेकर रामनगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और कहा कि आज जिस प्रकार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां पूरी मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम दे रही हैं, तो वहीं सरकार उनका मानदेय न बढ़ाकर उनका शोषण कर रही है। उन्होंने सरकार से अपना मानदेय बढ़ाने के साथ ही मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का विस्तार करने के साथ सेवानिवृत्त होने पर सम्मान राशि देकर उनकी विदाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लगातार वो अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार को जगाने का काम कर रही हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो बीएलओ कार्य भी बहिष्कार करेंगी, जिसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी। तो अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये आंगनवाड़ी धरना चल रहा है, कुछ हमारी इसमें मांगे हैं जो सरकार अभी बहुत ढील दे रही है, तो उस वजह से हमें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि जगह जगह हमें ये करने पड़े। और ये हमारी मांगे हैं कि हमारी जो मानदेय है वो 18,000 किया जाए, जो एक दिन मजदूरी भी नहीं है जो हमारी, उसको पूरा किया जाए। और साथ ही जब हम रिटायर होते हैं तो 2 या 4 लाख रुपए हमें सम्मानजनक राशि के साथ हमारी विदाई की जाए और जल्दी से जल्दी मिनी जो केंद्र थे उन्हें बड़ा किया जाए। लेकिन अभी जियो आ चुका है, लेकिन अभी कब से ये कार्य अमल होता है ये हमें पता नहीं है। और अभी हम लोग इसी धरने को लेके देहरादून वहाँ पे गए थे, तो अभी हमें खाली आश्वासन दिया गया है कि ऐसा होगा, क्योंकि अभी 17 बजट का वो चल रहा है, तो 2 तारीख को देखो क्या होता है या फिर 8 मार्च के, तब तक हमारा ये कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। हम जगह जगह पर ऐसे धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं भाजपा उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ दावेदारों के पैनल को लेकर फीडबैक लिया। अब गुरुवार को केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद कभी भी प्रत्याशियों का ऐलान किया जा सकता है। बता दें कि मंगलवार को दून में भाजपा स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी और इस दौरान 5 सीटों के लिए 55 दावेदारों का पैनल बनाकर शीर्ष नेतृत्व को भेज दिया गया था। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार नई दिल्ली पहुंचे और प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों पर चर्चा की गई। हमारी पूरी तैयारी है और बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने अपना आवेदन किया है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आज विकास चारों तरफ हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, गरीबों के लिए योजनाएं बनी हैं, नारी शक्ति का उत्थान हुआ है, नारियों के क्षेत्र में अनेक योजनाएं बनी हैं, अनेक सारे देश के अंदर ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो देश की आज़ादी के बाद कभी नहीं हुए। नौजवान युवाओं के लिए रोजगार हो, स्वरोजगार हो, अन्य क्षेत्रों में उनको आगे बढ़ाने का काम हुआ है, किसानों की समृद्धि के लिए काम हुए हैं।
हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुए हैं और उत्तराखंड में भी अभूतपूर्व रूप से उत्तराखंड का विकास आगे बढ़ा है। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के विधायकों ने सदन में सत्ता पक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। नियम 58 पर भ्रष्टाचार पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने उद्यान घोटाले, लोकायुक्त समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर तीखे प्रहार किए। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत सभी कांग्रेस विधायकों ने उद्यान विभाग में पिछले 4 साल से हो रहे घोटालों के मुख्य आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया कि घपलेबाजों को बचाने को ही सीबीआई जांच से बचाया गया। इन्हीं आरोपियों को बचाने के लिए विभाग हाईकोर्ट के सीबीआई आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया। प्रदेश के अंदर लगातार भ्रष्टाचार की घटनाएं घटित हो रही हैं और सरकार उसमें निश्चित रूप से जो है अपने आप को असहज भी पाती है और ये भी जानती है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो उससे कैसे बचा जाए। इसके 2 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। एक उद्यान विभाग में, क्यों भाई, जब भ्रष्टाचार हुआ तो सरकार को संस्तुति करनी चाहिए थी ना, सीबीआई जांच न्यायालय कर रहा है, सरकार क्यों नहीं कर रही? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। उसी तरीके से पाखरो जो वन रिजर्व उसमें जो है उसमें भी जो है और पेड़ कटान उसमें भी क्या हुआ? क्यों भाई आप सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं कर, उसे भी न्यायालय ने करना पड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पौड़ी की दिवंगत बेटी अंकिता भंडारी को अब तक न्याय न मिलने से हताश अंकिता के परिजन अब श्रीनगर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। अंकिता के पिता ने अंकिता मर्डर केस में वीआईपी भाजपा आरएसएस नेता अजय कुमार के नाम के उजागर न होने और अंकिता मर्डर के दौरान की वीआईपी और आरोपियों की कॉल रिकॉर्डिंग और लोकेशन अब तक एसआईटी द्वारा न खंगाले जाने पर सवाल खड़े किए और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। अंकिता के पिता के समर्थन में पहाड़ी स्वाभिमान सेना के संरक्षक आशुतोष नेगी, अध्यक्ष आशीष नेगी समेत गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों समेत श्रीनगर की पूर्व नगर निगम मेयर पूनम तिवारी शामिल रही। दिवंगत अंकिता भंडारी के पिता ने कहा कि उनकी बेटी को देह व्यापार में धकेला जा रहा था और मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य राज्यमंत्री थे, इसलिए उनको सरकार की सह मिल रही है और पुलकित आर्य बेटी को देह व्यापार में धकेलने के लिए दबाव बना रहा था। भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हम सब यहाँ पे सभी कांग्रेसी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक महिला हूँ और मेरे साथ भी यहाँ पर अन्याय हुआ है कि जिस तरीके से मेरा कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया गया और हमें लगातार परेशान करा गया, लेकिन फिर भी मैं मैदान में खड़ी हूँ। और सबसे पहले तो जो आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, सरकार ने ये घोषणा की थी लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है, तो ऐसे झूठे वादे तो नहीं होने चाहिए। और जिस तरीके का आक्रोश है ये आक्रोश इसी तरीके से बना रहेगा जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि ये सिर्फ अंकिता भंडारी की न्याय की लड़ाई नहीं है, हम सभी बेटियों की सुरक्षा की लड़ाई है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा तो उन्होंने स्लोगन दे दिया है, लेकिन उन्हीं के बीजेपी के लोग और आरएस के नेता उन्हीं के बीच में ऐसे बलात्कारी लोग हैं जो हम तो अपनी लड़की को पढ़ा देते हैं, वो तो जॉब के लिए बाहर जाएगी, तो इन्हीं के आदमी उनको देह व्यापार में धकेल। और उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।